हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरी अंडरलाइन। आज हम बैंकिंग कवर करने वाले हैं। होता क्या था, कमर्शियल बैंक्स जो थे, कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया टिल 1947 वो थे अंडर प्राइवेट सेक्टर, मोस्टली फेवरिंग ब्रिटिशर्स। चैलेंजेस जो ये फेस कर रहे थे, 1969 में क्या हो गया था, नेशनलाइजेशन। 1969 में हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया विद 50 करोड़ प्लस कैपिटल, जिसका भी कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा होगा उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। पहले की बात करते हैं जो ये चैलेंजेस फेस कर रहे थे बिटवीन 1947 टू 1969। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, lack of loans for agriculture, lack of banking development in poor state and funding of illegal activities. उसके बाद 1969 में हो गया nationalization of banks. 1980s में या फिर 1980 में 6 more banks were nationalized. इस नेशनलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ चैलेंजेस थे, इस पर हमको अच्छे से बात करनी है। वेरी हाई SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको कर दिया गया था 38%, 38.5%, और CRR था 15%, जिसके कारण इट रिस्ट्रिक्टेड द एबिलिटी ऑफ पब्लिक बैंक्स टू लेंड। हमने क्या देखा, CRR और SLR बहुत बढ़ा दिया गया था। एक बार आपको मैं रिवाइज करा देता हूं और खुद भी एक बार कर लेता हूं। SLR क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ बैंक हैज टू कीप इन फॉर्म ऑफ असेट्स। SLR को एसेट्स के फॉर्म में रखा जाता है, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश, सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, गोल्ड वैल्यूड एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट प्राइस। अगर RBI को लिक्विडिटी बढ़ानी होगी SLR को वो रिड्यूस कर देगा। SLR रिड्यूस कर देगा तो बैंक्स को कम असेट्स रखने पड़ेंगे, इससे बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी तो वो आगे फर्दर लेंड कर पाएगा। कैश रिजर्व रेशियो सेम है, बस यहाँ पे कैश आ जाता है। प्रपोर्शन ऑफ NDTL दैट अ बैंक हैज टू कीप इन फॉर्म ऑफ कैश विद RBI। अगर RBI को लिक्विडिटी बढ़ानी होगी ही विल और इट विल रिड्यूस CRR को कम कर देगा तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी, जिससे वो फर्दर लेंड कर पाएगा। वही लिखा है यहाँ पे, हम पढ़ रहे थे बैंकिंग के नेशनलाइजेशन के कुछ चैलेंजेस। हमने देखा था वेरी हाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो था 38% और CRR था 15%। इतना ज्यादा होने के कारण इट रिस्ट्रिक्टेड द एबिलिटी ऑफ पब्लिक बैंक्स टू लेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई, दे डिड नॉट हैव द फ्रीडम टू ऑपरेट एज द इंटरेस्ट रेट वाज फिक्स्ड बाय RBI along with multiple interest rates. They did not have freedom to operate. इससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई बैंक्स के लिए। फिर आ जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग विच लेड टू पुअर लेंडिंग डिसीजंस। आप ये याद रख सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना जो विच रिजल्टेड इन लॉस, है ना। नो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग होता था या फिर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था डिफॉल्ट्स को, डिफॉल्ट्स वेयर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, है ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। पुअर एफिशिएंसी लेवल वाज द नेक्स्ट चैलेंज। पुअर एफिशिएंसी लेवल विच लेड टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, पुअर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ्स भी बोल सकते हैं, स्पेशली एट फील्ड एंड क्लेरिकल लेवल, पर हमको देखने को मिलता है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, हमने देख लिए कुछ चैलेंजेस जैसे वेरी हाई स्टैट्यूटरी और CRR विच रिस्ट्रिक्टेड द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू लेंड फर्दर। दे डिड नॉट हैव फ्रीडम टू ऑपरेट एज इंटरेस्ट रेट वाज फिक्स्ड बाय RBI। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ करता था विच लेड टू पुअर लेंडिंग डिसीजंस। पुअर एफिशिएंसी लेवल, लैक ऑफ कंपटीशन, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग स्पेशली एट फील्ड एंड क्लेरिकल लेवल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स के। लीड बैंक स्कीम जो आई थी 1971 को, इसमें क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे दे टुक अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। They identified social and economic advantage of the district and then implemented the developmental projects through financing and planning. ठीक है, public sector banks took up the economic development responsibility of a particular district. They identified social and economic advantage of the district and then implemented developmental projects through financing and planning the projects. Next is introduction of priority sector lending. ये आपने बहुत बार सुना होगा, PSL. Loans were given compulsorily to agriculture, small scale industries and other vulnerable groups. 40% of total bank loans were marked for it. From 2008 onwards, आप याद रखें, 2008 के बाद से गवर्नमेंट इंक्रीज द स्कोप ऑफ PSL by including MSMEs, assuring that 18% जाता है एग्रीकल्चर को और 30% जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। लार्ज स्केल ब्रांच एक्सपेंशन हुआ इन बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। इट हैज बीन वेरी फास्ट पेस बिटवीन 1969 टू 2009। बैकवर्ड और रूरल एरियाज में भी बहुत फास्ट रेट में इसका एक्सपेंशन हुआ। हेल्प बाय फंडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ to promote overall development of India. Next is reforms in banking sector between 1991 to 1999. इसको liberalization of banking भी कहा जाता है। 1993 onwards गवर्नमेंट ने क्या किया,
Government reduced SLR from 38.5% to 25% and CRR from 15% to 10% and reducing thereafter. So इससे कारण क्या हुआ, बैंक्स के पास लिक्विडिटी बढ़ गई ताकि वो फर्दर लेंड कर पाए. नेक्स्ट जो रिफॉर्म आया वो था गवर्नमेंट अलाउड मोर कॉम्पिटिशन. गवर्नमेंट अलाउड मोर कॉम्पिटिशन बाय ओपनिंग अप बैंकिंग सेक्टर फॉर प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. इससे क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन स्पीडिंग अप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ATM. गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया मोर कॉम्पिटिशन बाय ओपनिंग बैंकिंग सेक्टर फॉर प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स एंड ऑल्सो फॉर फॉरेन बैंक्स. RBI deregulated interest rates in 1997. It allowed banks to choose their own deposit and lending rates. Banks were now allowed to compete with each other in the market to improve transmission mechanism. Transmission mechanism हम किसे कहते हैं? The rate and magnitude of transfer of interest rate changes made by RBI into the market. किस रेट से और किस मैग्नीट्यूड से इंटरेस्ट रेट जो RBI चेंज कर रहा है वो चेंज हो रहा है मार्केट में और इसका बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर्स को. इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. जो भी इंटरेस्ट रेट RBI चेंज कर रहा है वो किस मैग्नीट्यूड और किस रेट से चेंज हो रहा है मार्केट में, या फिर कितने रेट और मैग्नीट्यूड में बैंक्स उसको इंप्लीमेंट कर रही है. सो ये डिपेंड किस पे करता है. ट्रांसमिशन मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली एंड टू व्हाट एन एक्सटेंट डू कमर्शियल बैंक्स ट्रांसफर दी चेंजेस मेड बाय RBI टू देयर कस्टमर्स. ट्रांसमिशन मैकेनिज्म किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू कमर्शियल बैंक्स ट्रांसफर द चेंजेस, जो भी चेंजेस RBI ला रहा है उसको कस्टमर्स के लिए. सो इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. 1997 में क्या हुआ, RBI इंट्रोड्यूस्ड बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, BPLR, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट. इसका मतलब यही है मिनिमम सजेस्टेड रेट ऑफ बैंक. जो भी मिनिमम रेट होगा बाय द बैंक्स उसको कहा जाता है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, मिनिमम सजेस्टेड रेट ऑफ बैंक्स. सो नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई कांट बैंक्स डू इट इमीडिएटली. जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है जैसे ही RBI ने चेंज किया वैसे ही तुरंत बैंक्स उसको क्यों नहीं चेंज कर सकते? बिकॉज डिपॉजिट रेट्स आर स्टिल रिजिड. सो होना क्या चाहिए, फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स जो हैं दे शुड फ्लक्चुएट विद लेंडिंग रेट. फिक्स्ड डिपॉजिट का जो रेट है वो लेंडिंग रेट से फ्लक्चुएट के साथ फ्लक्चुएट होना चाहिए. प्रॉब्लम्स ऑफ लोन डिफॉल्ट, देयरफॉर दे हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट टू गेट प्रोटेक्टेड. बैंक्स को अपना प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है क्योंकि उनको डर होता है लोन डिफॉल्ट्स का भी. गवर्नमेंट पेज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स एंड हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम. और इसीलिए अगर बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं देंगे कस्टमर्स को, सो customers will shift to government schemes. So इसीलिए बैंक्स जो है वो तुरंत चेंजेस जो भी RBI लाता है उसको चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बोलते हैं. ट्रांसमिशन मैकेनिज्म हमारे इंडिया में स्लो है. इसके रीजंस हमने देखे, डिपॉजिट रेट्स आर स्टिल वेरी रिजिड, प्रॉब्लम्स ऑफ लोन डिफॉल्ट के कारण, और गवर्नमेंट पे करता है ज्यादा इंटरेस्ट रेट और ज्यादा इंटरेस्ट रेट ही अपने कस्टमर्स को. इसलिए बैंक्स को अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ता है ताकि सारे कस्टमर्स गवर्नमेंट स्कीम्स पर शिफ्ट ना हो जाएं. सो क्या क्या प्रॉब्लम्स है विच आर फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रीसेंट पास्ट, 2011 के बाद प्रॉब्लम फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स. इसकी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. वेरी हाई NPA, ये पहला प्रॉब्लम है. वेरी हाई NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. सो इसके रीजंस क्या क्या है या फिर ये होता कैसे है? लोन्स that have not been paid back, इसको बोलते हैं NPA, non performing asset. loans that have not been paid back, both principal और interest amount की बात चल रही है. जो भी principal amount है plus interest rate which are not paid back. so इसके क्लासिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है. if loans are not paid for 0 to 30 days, इसको कहा जाएगा स्पेशल मेंशन असेट 0 कैटेगरी, कोई दिक्कत नहीं है. 30 to 60 days स्पेशल मेंशन असेट 1, 60 to 90 days स्पेशल मेंशन असेट 2. दिक्कत आती है 90 to 1 years के बीच. 90 से 1 years के बीच अगर लोन्स आर नॉट पेड बैक, उनको कहा जाएगा सब स्टैंडर्ड असेट. दे आर नाउ क्वालिफाइड एज NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट. वेरी हाई NPA, वही हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा NPA हमको देखने को मिलेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रीसेंट पास 2011 के बाद की हम बात कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे, इफ लोन्स आर नॉट पेड फॉर 0 to 30 days, सो वही हमने देखा 90 to 1 years के बीच में इसे कहा जाता है सब स्टैंडर्ड असेट. दे आर नाउ क्वालिफाइड एज NPA. सो इसमें क्या जरूरत होती है? 15% प्रोविजनिंग बाय बैंक्स की. बैंक्स को अपनी लिक्विडिटी दिखानी पड़ेगी. they have to show their liquidity that they have enough liquidity. so इसके लिए प्रोविजनिंग की जरूरत पड़ती है. अगर प्रोविजनिंग को थोड़ा मैं और बताऊं, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ लोन,
अगर कोई भी लोन में डिफॉल्ट आया है जो भी बैंक ने दिया है गिवन बाय बैंक, सो इसमें क्या होता है, अगर डिफॉल्ट हो गया है सो बैंक इज रिक्वायर्ड टू सेल सम ऑफ इट्स असेट्स, कुछ असेट्स को बैंक हैव टू सेल एंड क्रिएट इनफ लिक्विडिटी बाय फंड इन्फ्यूजन, है ना, अपने से दे हैव टू सेल सम असेट्स और कैपिटल, फिर उसके बाद दे हैव टू डू सम फंड इन्फ्यूजन और कैपिटल इन्फ्यूजन भी बोल सकते हैं। टू कन्विंस, ये क्यों किया जाता है, ये क्यों सेल किया जाता है, क्यों लिक्विडिटी दिखानी पड़ती है, टू कन्विंस द डिपॉजिटर्स दैट देयर मनी इज सेफ। नहीं तो जो भी डिपॉजिट करे हुए हैं सब कोई अपने पैसे निकाल लेंगे, सब पैसे निकाल लेंगे तो बैंक के पास और लिक्विडिटी हो जाएगी, फिर क्या आ जाएगी, बैंकरप्सी आ जाएगी। सो बस ऐसा ही टाइप का कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। 90 to 1 ईयर्स के बीच में इसको सबस्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। नाउ इट इज क्वालिफाइड एज एनपीए। 15% प्रोविजनिंग की यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है। बैंक हैज टू सेल सम ऑफ इट्स असेट्स एंड क्रिएट इनफ लिक्विडिटी। नेक्स्ट इज 1 to 3 ईयर्स। 1 to 3 ईयर्स के बीच अगर लोन्स आर नॉट पेड बैक, इनको कहा जाता है डाउटफुल एसेट। यहाँ पे जरूरत पड़ती है 45% प्रोविजनिंग की बाय बैंक्स, उनको और अपने एसेट से सेल करने पड़ेंगे और एक लिक्विडिटी दिखानी पड़ेगी। अगर 3 ईयर्स से ज्यादा लोन पे बैक नहीं हुए, अगर 3 ईयर्स प्लस 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और लोन्स आर नॉट पेड बैक, दे आर क्वालिफाइड और दे बिकम बैड लोन्स। यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है 100% प्रोविजनिंग की। सो हमने देखा पहला प्रॉब्लम, वेरी हाई एनपीए, वेरी हाई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। सो 3 ईयर्स से ज्यादा अगर हो गए सो नाउ दे आर क्वालिफाइड एज बैड लोन्स, जहां पे 100% प्रोविजनिंग की हमको जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट वर दी स्टेप्स टेकन और क्या क्या इंप्लीकेशंस रहे, ये सब पर हम अब बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंप्लीकेशंस ऑफ हाई एनपीए। अगर ज्यादा एनपीए होगा सो इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं। एक मिनट, अब बात करते हैं TBSD, ट्विन बैलेंस शीट डेफिसिट। सबसे पहले क्या होता है, लॉस इन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, लॉस इन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। सो इससे क्या होगा, अगर किसी भी कंपनी को लॉस हुआ है सो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट करेगा इन लोन गिवन बाय बैंक। सो इससे क्या होगा, ट्रबल इन बैंक बैलेंस शीट। जैसा कि मैंने बताया हम बात कर रहे हैं ट्विन बैलेंस शीट डेफिसिट की। इसमें हम 2 शीट्स देखेंगे, एक बैंक्स की शीट और एक कॉर्पोरेट की शीट, राइट। सो वही हम देख रहे थे, TBSD ट्विन बैलेंस शीट डेफिसिट। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी को अगर लॉस होता है सो वो डिफॉल्ट करेगा लोन में। सो इससे क्या होगा, ट्रबल इन बैंक बैलेंस शीट। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, एनपीए जो है वो बढ़ रहा है। सो इससे प्रोविजनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होगी, राइट। बैंक्स को ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया। सो इससे क्या होगा, बैंक्स के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी। सो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बैंक्स लोन कम देगी। तो इतना ही है समझने के लिए ट्विन बैलेंस शीट डेफिसिट में। लॉस इन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, उससे क्या होगा, दे विल डिफॉल्ट इन लोन्स गिवन बाय बैंक्स। इससे क्या होगा, ट्रबल इन बैंक्स बैलेंस शीट, सो दे हैव टू प्रोविजन मोर, प्रोविजन फॉर लोन्स, राइट। प्रोविजन करना पड़ेगा उनको, अपने लिक्विडिटी उनको दिखानी पड़ेगी, अपने असेट्स दे हैव टू सेल, राइट। सो इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को वो लोन भी कम दे पाएगा, क्यों, उसके पास ही लिक्विडिटी कम हो चुकी है। सो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, इससे होगा मोर लॉस टू कॉर्पोरेट सेक्टर्स, उससे जीडीपी भी कम होगी, और लॉस होगा, और डिफॉल्ट होगा, और ये सब होते जाएगा और जीडीपी कम होती जाएगी। सो ये है सबसे पहला इंप्लीकेशन ऑफ एनपीए, ट्विन बैलेंस शीट डेफिसिट। पहली शीट बैंक्स की, दूसरी कॉर्पोरेट सेक्टर्स। नेक्स्ट implication is it reduces the confidence of investors and it leads to losses in financial market. So अगर कभी क्वेश्चन आए कि क्या ज़्यादा एनपीए के कारण फाइनेंशियल मार्केट में कोई इम्पैक्ट पड़ता है, सो यस, इट लीड्स टू लॉसेज इन फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट implication है, इट reduces the confidence of bankers to give new loans और pass new loans and they start to practice credit rationing. Credit rationing का मतलब क्या होता है, even if they have liquidity, no loans is provided because they fear default in loan. बैंक्स को डर लगता है कि उनको फिर से डिफॉल्ट हो जाएगा, एनपीए जो बढ़ रहा है वो और बढ़ जाएगा। सो ये टेंशन रहता है। सो इट रिड्यूसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ बैंकर्स टू गिव न्यू लोन्स। इसको कहा जाता है क्रेडिट रेशनिंग। अगर हमारे पास लिक्विडिटी है फिर भी हम लोन नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि डर है हमको। सो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्टेप्स दैट वर टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस एनपीए। टिल 1991 हमको देखने को मिलेगा देयर वर मल्टीपल लॉज टू रिजॉल्व बैंक्रप्सी एंड सेटल द ड्यूज और टू क्लोज द फर्म्स। देयर वर मल्टीपल लॉज, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 आप याद रख सकते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1954 आप याद रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ऑफ 1969 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल लॉज हुआ करते थे। 1993 में क्या हुआ, या फिर पोस्ट 1991 क्या हुआ, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल
to resolve all the disputes on bankruptcy in quick time period, and established an appellate body to decide on judgments of debt recovery tribunal. एक appellate body भी establish करी गई थी to decide on judgments of debt recovery tribunal. 2001 में क्या हुआ था? एवरेज रिकवरी जो थी on defaults was 6 to 8% एंड टाइम जो भी लग रहा था वो था 10 to 12 years. 10 to 12 years लग जाते थे सेटल करने में, राइट. एवरेज रिकवरी ऑन डिफॉल्ट वॉज 6 to 8% और टाइम जो लग रहा था वो था 10 से 12 साल. उसके कारण 2002 में गवर्नमेंट पास्ड सरफेसी एक्ट ऑफ 2002. इससे क्या हुआ? इट अलाउड क्रिएशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच कुड बाय लोन्स फ्रॉम द बैंक्स. So these ARCs could buy loans from the bank. They also had right to issue securities by bank. So in 2002 government passed SARFAESI Act pass किया गया. So it allowed the creation of asset reconstruction company which could buy loans from banks. इतना ही समझ जाएंगे so काफी होगा. So इसका एम क्या है? Encourage larger and quicker recovery. इसका मेन एम है ARC का, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का. सो टिल 2015 जो एवरेज रिकवरी रेट थी इन सरफेसी वॉज 13 to 14% एंड ईयर्स और टाइम टेकन वॉज 8 to 10 years. हमने देखा था 2001 तक जो भी एवरेज रिकवरी था वो था 6 to 8% और टाइम जो लग रहा था वो था 10 से 12 years. सरफेसी एक्ट के आने के बाद क्या हो गया? एवरेज रिकवरी रेट वॉज नाउ 13 to 14% और टाइम जो भी लग रहा था वो था 8 से 10 साल. सो ये भी ज़्यादा ही है, राइट. सो 2015 में गवर्नमेंट सेटअप TK विश्वनाथन कमिटी टू फ्रेम अ सेट ऑफ रूल्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी के ऊपर ही TK विश्वनाथन कमिटी को अपॉइंट किया गया. 2015 में, यहाँ पे लिखा नहीं है, 2015 नवंबर में जो ये कमिटी थी TK विश्वनाथन कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट कॉलिंग इट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. 2016 में एक्ट वॉज पास्ड एज IBA इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट एंड 2017 में IBA इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट was implemented. 2017 में it was implemented. 2015 नवंबर, आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट 2015 में गवर्नमेंट सेटअप TK विश्वनाथन कमिटी टू फ्रेम सेट ऑफ रूल्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी. फिर नवंबर में ही गवर्नमेंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट कॉलिंग इट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. 2016 में द एक्ट वॉज पास्ड एज IBA इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट और 2017 में इट वॉज इम्प्लीमेंटेड. IBA इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2016. सो ARC को मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूं. सो ARCs were financial companies. They were financial companies meant for recovery of bad loans, right? जो ARCs थे they have larger amount of capital. यहाँ पे लिखा नहीं है, करके मैं बता दे रहा हूँ कि ARCs जो थे they were financial companies meant for recovering bad loans. लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल इनके पास होता था, बैंक से ज़्यादा होता था, राइट. ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल होता था बैंक से ज़्यादा, विच अनेबल्स देम टू वेट लॉन्गर. ये ज़्यादा रुक सकते हैं रिकवरी के लिए, राइट. बैंक्स इतना नहीं रुक सकते जितना ये रुक सकते हैं. इनके पास कैपिटल भी ज़्यादा है, इनके पास टाइम भी बहुत है ना. सो दे कैन वेट लॉन्गर टू रिकवर एंड दे हैव ऑल्सो एक्सपर्टीज इन बेटर डिस्पोजल ऑफ कोलैटरल्स. दे हैव बेटर एक्सपर्टीज भी इनके पास थे इन बेटर डिस्पोजल of collaterals which further enables them to recover money. ठीक है, कुछ बेनिफिट्स रहे, कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे. बेनिफिट्स टू बैंकर्स, कुछ बेनिफिट जो बैंक को मिले वो थे लोन्स वेयर रिजॉल्व्ड. उनको ये सब झमेले में पड़ना ही नहीं पड़ा. उन्होंने सीधे ARC जो एक फाइनेंशियल कंपनी है मेंट फॉर रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, उसको अपने जो भी वो थे बैड लोन्स थे उसको ट्रांसफर कर दिया और इससे पैसे ले लिए. ठीक है, सो बैंक्स के लिए कुछ बेनिफिट्स रहे. लोन हैज़ बीन रिजॉल्व. ठीक है, प्लस नो NPA अगर नहीं होगा तो फिर प्रोविजनिंग की भी जरूरत नहीं होगी, राइट. प्रोविजन उनको नहीं करना पड़ेगा. प्रोविजन क्या होता है? दे हैव टू सेल देयर एसेट्स. सो अगर उनको प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी तो उनके पास
लिक्विडिटी भी ज़्यादा होगी, सो आगे वो फर्दर लेंड कर पाएंगे, तो उससे उनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। सो एआरसी का यही एम है, टू रिकवर बैड लोन्स। सो हम आगे बात कर रहे थे, फिर हमने देखा 2015 में टीके विश्वनाथन कमिटी, आईबीए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2016 आया, राइट, 2016। इसमें क्या हुआ, अंडर आईबीए ईदर बोरोवर, डेटर और लेंडर और क्रेडिटर कैन डिक्लेयर बैंक्रप्सी एंड रिपोर्ट इट टू एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और एनसीएलटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड विल एस्टैब्लिश इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। आईबीए एक्ट, अंडर आईबीए एक्ट ईदर बोरोवर और लेंडर और क्रेडिटर कैन डिक्लेयर बैंक्रप्सी एंड रिपोर्ट इट टू एनसीएलटी। एनसीएलटी जो एनसीएलटी है, थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड एस्टैब्लिश करेगा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल who will chart out the plan of resolving and pending loans with debtor. इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये या तो सेल कर देगा फर्म को या तो लिक्विडेशन में डाल देगा। लिक्विडेशन में इफ नो रिजोल्यूशन इज रीच्ड इन 180 days, मैक्सिमम एक्सटेंडेड टू 270 days, एंड इफ 60% ऑफ क्रेडिटर्स एग्री, देन द कंपनी विल ऑटोमेटिकली गो टू लिक्विडेशन और सेल। After liquidation, the proceeds will be used as for meeting expenditure of bankruptcy resolution. It will be paid to financial creditors. It will be paid to workers, operational creditors. गवर्नमेंट ड्यूज को पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विदाउट वोटिंग राइट, आपको ये याद रखना है, ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अगर कोई भी कंपनी या बैंक अगर बैंक्रप्सी में जाती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे लौटाए जाते हैं और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये याद रखना जरूरी है, प्रेफरेंस इनको दिया जाता है, बस आप इतना याद रख लें। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रीजंस देख लेते हैं फॉर हाई एनपीए। सबसे पहला रीजन है सब प्राइम क्राइसिस। सब प्राइम क्राइसिस में क्या हमको देखने को मिलता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है सब प्राइम क्राइसिस के बारे में। आप इसका बैकग्राउंड, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में सब प्राइम क्राइसिस का बैकग्राउंड आप लिख देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सब प्राइम क्राइसिस, इट लेड टू लॉस, बहुत लॉस हुआ इंडिया के फर्म्स को सब प्राइम क्राइसिस की वजह से। सो उससे क्या हुआ, दे स्टार्टेड डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स। सो इससे क्या हुआ, इट वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड इनिशियली, क्यों, क्योंकि बैंक्स केप्ट एवरग्रीनिंग दी लोन्स। बैंक्स जो थे, बैंक्स गेव न्यू लोन्स टू पे बैक दी ओल्ड लोन्स। बैंक्स ने क्या किया, नए लोन्स देने शुरू कर दिए डिफॉल्टर्स को, जो भी ऑलरेडी यहाँ से फर्म्स जो लोगों ने डिफॉल्ट कर रखा था, बैंक स्टार्टेड गिविंग न्यू लोन्स टू देम ताकि वो अपने पुराने लोन्स पे बैक करें। सो इससे क्या होता, एवरग्रीनिंग से हुआ क्या, बैंक्स को एनपीए कम दिखाना पड़ा या फिर बैंक्स का एनपीए कम रहा। सो एनपीए कम रहा तो उसको अपने असेट्स सेल करने कम पड़े, राइट। सो ऐसे करते करते एवरग्रीनिंग चालू हो गई। सो इट वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टॉप्ड बाय आरबीआई, और इसके कारण आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया असेट क्वालिटी रिव्यू इन 2015, ठीक है। सब प्राइम क्राइसिस एक रीजन बना फॉर द ग्रोथ ऑफ हाई एनपीए। इसके कारण, सब प्राइम क्राइसिस के कारण फर्म्स ने डिफॉल्ट किया और बैंक्स ने अपना ज़्यादा दिमाग लगा के दे गेव न्यू लोन्स टू पे बैक देयर ओल्ड लोन्स टू डिफॉल्टर्स ताकि एनपीए कम दिखे। सो ये पहला रीजन बना। नेक्स्ट रीजन जो था वो था पुअर ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ड्यू टू लैक ऑफ क्लियरेंस टू प्रोजेक्ट्स विच हैड ऑलरेडी टेकन लोन्स। नेक्स्ट रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ हाई एनपीए हमको देखने को मिलता है ह्यूज फॉल इन प्राइस एंड डिक्रीज इन डिमांड इन मार्केट ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन ओर एंड मेटल्स लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब की डिमांड और प्राइस बहुत कम होता जा रहा था विच लेड टू लार्ज स्केल डिफॉल्ट्स। नेक्स्ट रीजन इज पुअर क्रेडिट इवैल्यूएशन बाय बैंकर्स when loans were sanctioned to projects which defaulted due to poor viability of the project that should have been foreseen by the bankers. Poor viability of the project, poor evaluation, poor credit evaluation by the bankers, ये बना next reason. और कुछ reasons की बात करें, so huge loss in textile sector भी हमको देखने को मिलता है, textile and footwear sector, which led to large scale defaults, especially from MSMEs, right? सो हमने देख लिया कुछ रीजंस। हम क्या देख रहे थे, हमने लास्ट बात करी थी आईबीए की 2016 में, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो सेटअप करता है एनसीएलटी टू सेल और फॉर लिक्विडेशन। हम बात कर लेते हैं अब कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस की इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट की। बेनिफिट्स ऑफ आईबीए की मैं बात करूं, सो टाइम बाउंड रिजोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। एवरेज टाइम को रिड्यूस कर दिया गया 2 years तक। साथ में हमको देखने को मिला बेटर रिकवरी ऑफ लोन्स विच इंक्रीज फ्रॉम 14% टू 42 टू 44%, 14% से 42 टू 44% हमको देखने को मिलता है रिकवरी रेट, रिकवरी ऑफ लोन्स, और साथ में टाइम कम लग रहा है 2 साल का।
नेक्स्ट जो बेनिफिट है आईबीए का वो है इट शोज दैट द क्रेडिटर्स एंड वर्कर्स, इट शोज दैट द क्रेडिटर्स एंड वर्कर्स दैट देयर ड्यूज विल बी पेड बैक, राइट। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, सो इट डजेंट अलाउ द डिफॉल्टर्स टू मिस यूज द असेट्स ऑफ कंपनी आफ्टर द डिफॉल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर लिक्विडेशन, आईबीए के बाद अगर लिक्विडेशन होगा सो इसके बाद प्रोसीड्स विल बी यूज फॉर ऑल दीज पर्पसेस। सो वहीं पे ही हम बता रहे हैं कि इट डजेंट अलाउ द डिफॉल्टर्स टू मिस यूज द असेट्स। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग पोटेंशियल एनपीए, नो एनपीए ऑन बैलेंस शीट, मतलब नो प्रोविजनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की, चैलेंजेस ऑफ आईबीए। Time and proportion of assets that have been recovered is far below. There have been instances where defaulters have tried to delay the process by going to high court for small technicalities. छोटी छोटी दिक्कतों के लिए they go to high court. It is not suitable to resolve bankruptcy issue for financial sector firm. जो भी financial sector के firms हैं, it is not suitable. The IBA Act is not suitable to resolve bankruptcy issue for financial sector firms. So ये हमने देख लिए कुछ challenges. पहला चैलेंज, टाइम और प्रोपोर्शन ऑफ असेट्स रिकवर्ड इज फार बिलो, डिफॉल्टर्स हैड ट्राइड टू डिले द प्रोसेस, इट इज नॉट सूटेबल टू रिजॉल्व बैंक्रप्सी इशू फॉर फाइनेंशियल सेक्टर फर्म्स। कुछ हमने इसके बेनिफिट्स देखे कि टाइम बाउंड रिजोल्यूशन हमको देखने को मिलता है और रिकवरी बढ़ चुकी है टू 42 to 44%। नेक्स्ट इज इट डजंट अलाउ डिफॉल्टर्स टू मिस यूज द असेट्स आफ्टर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड, नो एनपीए, नो प्रोविजनिंग, ये कुछ बेनिफिट्स हमने देख लिए। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सो नेक्स्ट स्टेप्स की कुछ बात करें। सो हमने देख लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स, राइट। 2002 में गवर्नमेंट पास सरफेसी एक्ट ऑफ 2002, इससे दे सेट अप एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, टू बाय लोन्स, राइट। और भी कुछ स्टेप्स बचे हैं वो हम देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। हम देख रहे थे बैड लोन्स के बारे में, 3 साल से जो ज़्यादा हो जाता है जिसके लोन्स आर नॉट पेड बैक, दे आर क्वालिफाइड एज बैड लोन्स, इसकी 100% प्रोविजनिंग की हमको जरूरत पड़ती है। कुछ स्टेप्स वे टेकन लाइक टिल 1991 मल्टीपल लॉज रहते थे टू रिजॉल्व बैंक्रप्सी। 1993 में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। 2002 में गवर्नमेंट पास सरफेसी एक्ट ऑफ 2002 विच सेट अप एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मेंट फॉर रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, राइट। 2015 जुलाई में गवर्नमेंट सेटअप टीके विश्वनाथन कमिटी, टीके विश्वनाथन कमिटी। आईबीए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2016 में आया, 2017 में इट वाज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। डेट और लेंडर और क्रेडिटर कैन डिक्लेयर बैंक्रप्सी एंड रिपोर्ट इट टू एनसीएलटी। एनसीएलटी विल सेट अप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो भी लिक्विडेशन के प्रोसीड्स होंगे विल बी यूज फॉर ऑल दिस पर्पसेस, फालतू के काम के लिए यूज नहीं किया जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिजॉल्व बैड लोन्स और एनपीए का इशू वो था government amended RBI Act section 35A subclause A and 35A subclause B to give special powers to RBI to recover loans by giving direct instructions to public sector banks. Direct instructions दे सकता है RBI suo motu अपने से, right? Next is recapitalization bonds. Government has recapitalized public sector banks through infusion of इतना capital through recapitalization bonds. बस इतना याद रख लो, काफ़ी है। recapitalization bond से सारे बैंक्स को फिर से recapitalize किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं NARCL और IDRCL की। इससे पहले आप जान लें 2016 और 17 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें मेंशन किया गया था to solve the problem of NPA, there should be government-owned asset reconstruction company called Bad Bank. ठीक है, 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया था to solve the problem of NPA, there should be government-owned ARC, asset reconstruction company called Bad Bank. फिर 2021 और 22 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस सेटिंग अप बैड बैंक ओन्ड बाय क्रेडिटर्स एंड नॉट द गवर्नमेंट। फिर 2021 में NARCL नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विथ मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग्स पब्लिक सेक्टर बैंक की थी। कैनरा बैंक इसमें से सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर था विथ 12% शेयर्स और रेस्ट 29% वाज हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC और क्या बोल सकते हैं प्राइवेट बैंक्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। So it got the license, NARCL got the license to buy bad loans
NARCL बाय करता है बैड लोन्स को और IDRCL सेल करता है बैड लोन्स को, ठीक है। NARCL 51% शेयर्स पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, इट बाइज बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, इट पेज 50% ऑफ अमाउंट इन कैश टू द बैंक्स। आपको ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है बट समझना जरूरी है। क्या था फंक्शनिंग NARCL की? NARCL will purchase or buy the bad loans from the market and initially it will buy only those loans which are backed by 100% collateral. उसके बाद it will pay 15% of amount in cash to the bank और 85% will be given as securitized receipt और surety bonds भी कहा जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि they are tradable in the market where bonds will be paid back from the money recovered after selling collateral. It is called monetization of collateral. To make the securitized receipt valid, in securitized receipts को valid बनाने के लिए government has created a fund of 30,600 crores to guarantee any shortfall of collection will be compensated from this fund to security receipt holder. Security receipt holder को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि it is backed by 30,600 crores, ठीक है। Formation of IDRCL. So along with NARCL, the government also helped in formation of IDRCL, Indian Debt Resolution Company Limited, with minimum 49% shares of government PSB. आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी बोल सकते हैं। 49% शेयर होल्डिंग्स किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास, और 51% प्राइवेट ओनरशिप। सो आपको ये दो पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं। NARCL में हमको देखने को मिलेगा 51% शेयर होल्डिंग्स आर हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक और 49% प्राइवेट। IDRCL में 51% प्राइवेट ओनरशिप है और 49% पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है। सो IDRCL क्या करेगा? इट विल सेल द कोलैटरल इन द मार्केट और रिकवर द लोन्स फ्रॉम द बोरोवर्स, और इट कैन ऑल्सो क्रिएट सिक्योरिटीज बैक्ड बाय कोलैटरल टू रिकवर मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। इसको कहा जाता है मोनेटाइजेशन ऑफ कोलैटरल, टू क्रिएट सिक्योरिटीज बैक्ड बाय कोलैटरल टू रिकवर मनी फ्रॉम द मार्केट, नोन एज मोनेटाइजेशन ऑफ कोलैटरल। इट विल रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट डेफिसिट जो हमने देखा था। और क्या होगा? NPA कम होगा, ठीक है। और क्या क्या देखना है हमको? और हमको देखना है हेयर कट ऑफ द बैंक क्या होता है। हेयर कट ऑफ द बैंक, इसको आप दो चीजें इसमें आप याद रख सकते हैं। या तो आप याद रखें कि इट इज डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट दैट आर यूज्ड एज कोलैटरल। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ड्यूज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड अमाउंट इट सेटल्स विद द बैंक, ठीक है। अमाउंट ही सेटल्स विद द बैंक, इसको कहा जाता है हेयर कट ऑफ द बैंक। कुछ बेनिफिट्स ऑफ NARCL एंड IDRCL, इट एनकरेजेस बैंक्स टू सेल देयर बैड लोन्स। इससे क्या होता है? NPA कम होता है। NPA कम होगा तो प्रोविजनिंग कम करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग कम का मतलब सेल करना हमको कम पड़ेगा। इससे क्या होगा? लिक्विडिटी बैंक्स के पास बढ़ेगी तो वो फर्दर लेंड कर पाएगा, इसीलिए NPA का कम होना जरूरी है। सो NARCL एंड IDRCL हेल्प्स बैंक्स और एनकरेजेस बैंक्स टू सेल देयर बैड लोन्स। इट इज ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक NARCL, backed by 30,600 crores के fund, right? All bad loans to one institutions. NARCL and IDRCL brings all bad loans to one institutions and it allows more liquidity in the economy with banks not having to do provision, जैसा कि मैंने बताया था। The NARCL के पास मैंने बताया था कि ज्यादा कैपिटल होता है than banks, so it can wait longer than banks to recover their funds. कुछ challenges की बात करते हैं। बैंक्स में क्या होता है? बैंक्स कैन यूज देयर ओनरशिप राइट टू इन्फ्लुएंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ NARCL टू परचेज बैड लोन्स एट हायर प्राइस। सो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? बैड लोन शुड बी ऑक्शन्ड। कोलैटरल मार्केट इज वेरी वीक इन इंडिया विथ वेरी फ्यू, बहुत कम लोग हैं, फ्यू आर विलिंग टू बाय कोलैटरल ड्यू टू लार्ज कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए कोलैटरल मार्केट इज वेरी वीक इन इंडिया। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? बैंकिंग रिफॉर्म्स लाइक रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इंप्रूविंग प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें। नेक्स्ट चैलेंज की बात करें, सो द लोन और NPA ओनली गेट शिफ्टेड फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू NARCL। सो वी शुड एश्योर दैट NPA डू नॉट इंक्रीज टू अनसस्टेनेबल लेवल। हमको NPA को एक सस्टेनेबल लेवल पे रखना है ताकि हम उसको मैनेज भी कर पाए। अनसस्टेनेबल लेवल पे हमको नहीं लेके जाना है। सो हमने देखा पहला प्रॉब्लम, ये था फर्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रीसेंट पास्ट 2011 पोस्ट 2011। पहला क्या था? वेरी हाई NPA, वेरी हाई नॉन परफॉर्मिंग असेट। दूसरा प्रॉब्लम है वेरी लो लेवल ऑफ कैपिटल एंड कंपेरेटिवली पुअर क्वालिटी ऑफ कैपिटल। इससे क्या होता है? इट लीड्स टू लैक ऑफ
efficient functioning with respect to modernization, with respect to आप changing tech बोल सकते हैं, adaptability, plus getting investors confidence, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. लो लेवल ऑफ कैपिटल और पुअर क्वालिटी ऑफ कैपिटल होने से ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है. सो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे कैपिटल एडुकेसी रेशियो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो. इट इक्वल्स टू टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट ऑफ बैंक ए प्लस बी प्लस सी. ये सारी चीज़ें ए बी एंड सी. ठीक है. टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट ऑफ बैंक ए प्लस बी प्लस सी. ये हम आगे देखते हैं क्या होता है. टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं टीयर 1 कैपिटल क्या होता है. कैपिटल विच इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर यूज. इसमें आ जाएंगे सीआरआर, इक्विटी शेयर्स, डिक्लेयर्ड सेविंग्स ऑफ द बैंक. सो ये सब आ जाएंगे टीयर 1 कैपिटल में, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर यूज. टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, इसको कॉल कैपिटल्स भी कहा जाता है, वेयर फंड्स कैन बी रिकवर्ड ऑन अ कॉल और वेरी शॉर्ट नोटिस. इसमें आ जाएंगे एसएलआर होल्डिंग्स, 100% कोलैटरल बैक्ड बॉन्ड्स, गोल्ड विद बैंक्स, कैश होल्डिंग्स ऑफ बैंक एंड नॉन डिक्लेयर्ड सेविंग्स ऑफ बैंक. ये आपको याद रखना है, ये आप भूलेंगे. नॉन डिक्लेयर्ड सेविंग्स ऑफ द बैंक आता है टीयर 2 कैपिटल में. ठीक है. टीयर 1 कैपिटल में सीआरआर, इक्विटी शेयर्स, डिक्लेयर्ड सेविंग्स ऑफ द बैंक्स, ये सारी चीजें आ जाती है. टीयर 2 कैपिटल में एसएलआर, 100% कोलैटरल बैक्ड बॉन्ड्स, गोल्ड विद आरबीआई, कैश होल्डिंग्स ऑफ बैंक एंड नॉन डिक्लेयर्ड सेविंग्स ऑफ बैंक्स. सो हमने देखा टीयर 1 कैपिटल क्या होता है और टीयर 2 कैपिटल क्या होता है. नेक्स्ट जो टर्म है वो है रिस्क वेटेड असेट ऑफ बैंक्स, रिस्क वेटेड असेट्स ऑफ बैंक. सो इसमें आ जाता है ए, बी और सी. If a bank is holding government securities, there is zero risk. So ये आ जाता है वेट 1 में, जिसकी 100% रिकवरी पॉसिबल है. बी में आ जाता है if the bank is holding 100% collateralized loan. So इसका भी वेट 1 आता है, close to 1 है. Holding shares, if a bank is holding share of another company, इसका so यहाँ पे हमको रिस्क देखने को मिलता है. इसका वेट है 0.3% और 30% पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी है हमारे पास, 30% पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी. ए, बी और सी हमने देखा. ए में क्या आ जाता है, इफ अ बैंक इज होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100% रिकवरी इसकी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं. 100% कोलैटरलाइज्ड लोन, ये भी वेट 1 है, क्लोज टू 1 है, इसके में कोई दिक्कत नहीं है. होल्डिंग शेयर ऑफ अनदर कंपनी, ये दिक्कत है, ये रिस्की है, 30% पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी है. सो कैपिटल एडुकेसी रेशियो CAR, कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो कैलकुलेट किए करते हैं हम, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड असेट ऑफ बैंक्स ए प्लस बी प्लस सी. ये सारी चीजों को प्लस करके हमको मिलता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो. सो आरबीआई कहता है अगर CAR 9% से ज्यादा है सो बैंक हैज इनफ कैपिटल अवेलेबल. और ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से सिर्फ 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे हैं जिसका CAR और कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज अबव 9%. समझ गए. इफ CAR is above 9%, आरबीआई कहता है the bank has enough capital available. और आपको यह जानना जरूरी है कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स have CAR above 9%. सो हमने देख लिया very low level of capital and comparatively poor quality of capital. It leads to problem of lack of efficient functioning with respect to modernization, with respect to adaptability to change with technology. और क्या हमने देखा, getting investors confidence. ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है. थर्ड प्रॉब्लम क्या है विच इज फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स. हमने 2 प्रॉब्लम देख लिया. ठीक है. वेरी हाई एनपीए और दूसरा था वेरी लो लेवल ऑफ कैपिटल एंड कंपेरेटिवली पुअर क्वालिटी ऑफ कैपिटल. और थर्ड प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज इट इज वेरी स्मॉल. They are very small to qualify for universal banking. Includes borrowing from depositors, giving loans to all sectors, providing agency functions like depositing bills, paying insurance, etc., and giving local facilities. So ये कुछ functions है which comes under universal banking, borrowings, giving loans, providing agency functions, giving local facilities. ये सारी चीजें आ जाती हैं यूनिवर्सल बैंकिंग के अंडर में. So आपको ये जानना जरूरी है कि 2019 में टोटल 19 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे. इसमें से SBI, BOB plus PNB, Punjab National Bank, accounted for 68% of total loans given by public sector banks and 71% of total deposits in public sector bank. ये तीनों बैंक्स के अंडर आ जाता था 68% of total loans given by public sector banks और 71% of total deposits received by public sector banks. और 16 other banks together contributed 32% of total loans and 29% of total deposits received. तो आपको ये याद रखना जरूरी है. कौन से SBI प्लस BOB एंड पंजाब नेशनल बैंक.
इन्होंने 68% टोटल लोन्स दिए और 75% टोटल डिपॉजिट्स रिसीव किए। ये सब दिक्कतों का वेरी स्मॉल साइज टू क्वालिफाई फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग का सॉल्यूशन था बैंक मर्जर। बैंक मर्जर के कुछ बेनिफिट्स थे, राइट। इट अलाउज फॉर लार्जर साइज ऑफ न्यू बैंक which can make more efficient functioning and it will improve capital adequacy ratio CAR, जो मैंने बताया था होना चाहिए 9% से ज़्यादा। तब आरबीआई कहता है कि बैंक हैज़ इनफ कैपिटल अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट था इंक्रीजेस जोग्राफिकल एंड कस्टमर रीच एंड हेल्प्स इन रेशनलाइजिंग बैंक ब्रांचेस, हेल्प्स इन रेशनलाइजिंग बैंक ब्रांचेस। और क्या बेनिफिट था, स्मॉलर एंड वीक बैंक कैन सर्वाइव विदाउट नीड टू क्लोजिंग देम डाउन, बंद करने से बेटर है कि सरवाइव कर जाओ। बात करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की फेस बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो था इंक्रीज्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। हमने 3 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम था वेरी हाई एनपीए, दूसरा प्रॉब्लम हमने देखा कैपिटल का, पुअर कैपिटल एंड पुअर क्वालिटी ऑफ कैपिटल, तीसरा हमने देखा वेरी स्मॉल साइज, इसके लिए मर्जर हमको देखने को मिला। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। गवर्नमेंट ने सेटअप किया बैंक बोर्ड ब्यूरो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हायर मैनेजरियल पोस्ट। Government also initiated EASE, EASE, that means Enhanced Access and Service Excellence Index. EASE 1.0, 1.0, it mainly focused upon customer satisfaction. EASE 4.0 2021 में आया, it focused on digital service use of artificial intelligence in banking and digital loans to agricultural sector. ठीक है, EASE लाया क्यों गया था? To measure performance of public sector banks. नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसल नॉर्म्स फॉर एफिशिएंट बैंकिंग की, फॉर स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, फॉर स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम बेसल नॉर्म्स आया गया। 1988 में बेसल 1 नॉर्म आए टू कवर फॉर क्रेडिट रिस्क, टू कवर फॉर क्रेडिट रिस्क 1988 बेसल 1 नॉर्म्स। इट सजेस्टेड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ 8%, जो हमने CAR देखा था 9% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई। उसके बाद वो कहता है कि बैंक हैज इनफ कैपिटल अवेलेबल, राइट। सो बेसल 1 नॉर्म्स के अंदर हमको देखने को मिला कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ 8% टू बी मेंटेन्ड बाय ऑल बैंक्स। 2004 में बेसल 2 नॉर्म्स आए, क्रेडिट रिस्क की बात करता है, रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट, ऑपरेशनल रिस्क की बात करता है, रिस्क ऑफ बैंक फेलियर, एंड सिस्टमिक रिस्क की बात करता है, दैट मींस रिस्क ऑफ सिस्टम कोलैप्स। इट सजेस्टेड CRAR ऑफ 8%, बट एटलीस्ट 2% शुड बी ऑफ टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल का मतलब क्या हमने देखा था, कैपिटल विच इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर यूज, राइट। इमीडिएटली अवेलेबल जो होता है उसको कहा जाता है टीयर 1 कैपिटल। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, टीयर 1 कैपिटल, कैपिटल इमीडिएटली अवेलेबल फॉर यूज, इसमें आ जाता है CRR, इक्विटी शेयर्स और डिक्लेयर्ड सेविंग्स ऑफ द बैंक। सो बेसल 2 नॉर्म्स हमने देखा, CRAR 8% और एटलीस्ट 2% उसमें से होना चाहिए टीयर 1 कैपिटल। 2007 में बेसल 3 नॉर्म्स आए, बेसल 3 नॉर्म्स आए, और आपको साथ में ये भी बताना है अब कि बेसल 1 नॉर्म्स या बेसल 2 नॉर्म्स या बेसल 3 नॉर्म्स इंडिया फॉलो करता है। ये आप भूल जाइए, यहाँ पे इंडिया लिखा है। एक और बार आप इंटरनेट पर रिसर्च करिए थोड़ा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि इंडिया कौन से नॉर्म्स अभी फॉलो कर रहा है, क्योंकि आई गेस अब हम शिफ्ट हो चुके हैं बेसल 3 नॉर्म्स पर। तो एक बार आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आपको 3 चीजें बतानी है कमेंट सेक्शन में, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं सो जरूर बताना, प्रो साइक्लिकल प्रोविजनिंग के बारे में, काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग के बारे में, और इंडिया कौन से नॉर्म्स फॉलो कर रहा है। बेसल 1 नॉर्म्स, चलो बेसल 1 नॉर्म्स तो नहीं कर रहा है, बेसल 2 नॉर्म्स इंडिया फॉलो करता है या बेसल 3 नॉर्म्स इंडिया फॉलो करता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। सो 2007 बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर क्या लाया गया, CRAR ऑफ 8% एंड टीयर 1 कैपिटल होना चाहिए 2%। इसके साथ साथ रिस्क बफर रेशियो लाया गया। रिस्क बफर रेशियो का मतलब होता है 2.5% इन केस ऑफ सडन रिस्क। एक्स्ट्रा कैपिटल शुड बी देयर विद बैंक, एक्स्ट्रा कैपिटल के फॉर्म में 2.5% होना चाहिए बैंक के पास टू मैनेज एनी सडन रिस्क। सो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बैंकिंग पर। सबसे पहला वेरी हाई एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दूसरा प्रॉब्लम था वेरी लो लेवल ऑफ कैपिटल एंड कंपैरेटिवली पुअर क्वालिटी ऑफ कैपिटल, थर्ड प्रॉब्लम हमने देखा वेरी स्मॉल साइज टू क्वालिफाई फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग, एंड नेक्स्ट इज increased political interference and poor performance of employees of public sector banks। फिर हमने देखे बेसल नॉर्म्स फॉर एफिशिएंट बैंकिंग, बेसल 1 नॉर्म्स, बेसल 2 और बेसल 3। बेसल 1 नॉर्म्स
ये बात करता है बेसल 2। आपको 3 चीजें बतानी है, प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल और कौन से बेसल नॉर्म्स इंडिया फॉलो करता है। हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। आपको 3 चीजें मुझको बतानी है, प्रो साइक्लिकल प्रोविजनिंग के बारे में, काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग के बारे में, और इंडिया कौन से बेसल नॉर्म्स फॉलो कर रहा है उसके बारे में। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे जो होगा फाइनेंशियल मार्केट पर, ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स पर। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू। और एक और चीज, बहुत दिनों से मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था, मेरे कुछ अपने रीजंस हैं, आई होप आप समझेंगे